भारत में कितना है चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब पाना। क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब की किल्लत हो गई है? कभी किसी ज़माने में इंजीनियर बनना हर माँ बाप का और बच्चों का ख्वाब हुआ करता था। क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में अब इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से उनके पेरेंट या बच्चे इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं? आज इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम पहुँचे हैं भारत सरकार का जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर है, IIIT, वहाँ पर। और यहाँ पर बात हम करेंगे जो इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं मधुसूदन सिंह, प्रोफेसर मधुसूदन सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। अगर बातचीत आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर वीडियो को साझा कीजिएगा। सर, जिस कॉलेज को आप देखते हैं यहाँ पर पदस्थापित हैं, ये IIIT कॉलेज है और कहते हैं इंजीनियरिंग सेक्शन में ये सबसे बड़े कॉलेजों में गिना जाता है। भारत में इंजीनियरिंग सेक्टर जॉब प्रोवाइड करने में वर्तमान स्थिति में कितना कारगर है? ये सीधा सवाल उसी से है जो कि आजकल कहने लगे हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब नहीं है, इंजीनियर मत बनाओ बच्चे को। और ये आप सही कह रहे हैं। इंजीनियरिंग इस देश में हमेशा से एक बहुत प्रतिष्ठित व्यवसाय रहा है और इसका कारण ये है कि एक बहुत चुनौती भरा और बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा, जो आपको मौका देता है कि आप समाज के लिए सीधे रूप से कुछ कर सकें। और जब आप समाज के हित के लिए या समाज के काम में आने वाले उद्देश्य से काम करते हैं तो वो काम बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए इसका स्कोप बहुत बड़ा है और इसीलिए इसमें शुरू से रोज़गार के बहुत अवसर होते थे। और आपने सुना होगा कि कभी किसी समय में केवल सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दो ही विधाएं पढ़ाई जाती थी। उससे पहले कोई कहता था कि सिविल और मिलिट्री इंजीनियरिंग दो ही चीज़ होती थी। एक सिविल के लिए पढ़ाया जाता था और एक मिलिट्री के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वहाँ पढ़ाई जाती। आज की तारीख में आप देखेंगे कि समय के साथ चीज़ें बदली और आज की तारीख में आप देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम के लिए हमारा संस्थान मुख्य रूप से बनाया गया, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य ये था, ख़ासतौर से ये जो IIIT 20 बनाए गए 2017 में और कुछ उससे पहले भी शुरू हो गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि ये सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान के लिए जो रिसर्च और शोध की आवश्यकता है उसको करते हुए ऐसा नॉलेज या ज्ञान दिया जाए बच्चों को जो सीधे इंडस्ट्रीज़ के काम आए। तो एक तरह से इंडस्ट्री के लिए जो आवश्यक मैन पावर आवश्यक है सूचना प्रौद्योगिकी में, उसकी कमी को पूरा करने के लिए संस्थान बनाए गए। और कोशिश थी कि इनको वहीं स्थापित किया जाए जहाँ कुछ इंडस्ट्रियल बेस है। ऐसा करने के पीछे सोच यही थी कि कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, टाइम की किल्लत हो और एक दक्ष हमारे पास जो एम्प्लॉय हो वो पहुंचे। स्वाभाविक रूप से कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके आधार पे वो इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए करीब करीब तैयार होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इन दो व्यवसायों में जो भी बच्चे आज निकल रहे हैं उनके अच्छे रोज़गार के अवसर भी हैं और उनके पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से रेडी टू यूज़ हैं। उनको सिखाने में, ट्रेन करने में इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा समय नहीं लगता। एक चीज़ें मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन की बात की, आपने इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर की बात की, बीच में ये कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस वगैरह या फिर कंप्यूटर सेक्शन जो है, ये जो फील्ड है, इसमें जॉब की बहुत किल्लत हो गई है। जॉब की किल्लत आप जो कह रहे हैं वो उसके कई कारण हैं। और जो एक बात मैं समझता हूँ कि जॉब की किल्लत नहीं है, जॉब के लायक लोगों की किल्लत है।
मतलब जॉब के लायक जो स्टूडेंट होने चाहिए वो जिस नहीं तरह है। का नॉलेज, जिस तरह का कौशल उस जॉब के लिए चाहिए, वो शायद बच्चों में नहीं आया, या जो उस विधाओं से जो बच्चे निकल रहे हैं उनमें उन चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनको वो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जो बाकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, उनका आज की तारीख में भी अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छे रोज़गार के अवसर यानी हैं। जो इंजीनियर बनते हैं स्टूडेंट, उसमें बहुत सारी कमियां रहती है। अब उसके कमियों के कई कारण हैं। कुछ तो ये है कि पाठ्यक्रम ऐसे नहीं थे जो समय के अनुरूप हों, या जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट हैं उसके अनुरूप हों। दूसरा, बच्चों को कौशल बेस्ड, नवाचार बेस्ड, जिसको इनोवेशन कहते हैं, या जो इंटर्नशिप होती है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए आवश्यक है, उन सब चीज़ों का अच्छा समावेश नहीं था पुराने पाठ्यक्रमों में। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद ये सब चीज़ों का पाठ्यक्रम में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, और इसकी वजह से जो आज के समय में बच्चे जो निकल रहे हैं, आप देखेंगे कि उनमें इन सब चीज़ों का अच्छा समावेश है। तो आप इसका प्रभाव आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कदम था भारत सरकार का, जिसमें उन्होंने एक बहुत प्रभावशाली और बड़ी कम्प्रहेंसिव शिक्षा नीति देश के सामने रखी, जो स्कूल से लेकर के और उच्च शिक्षा के संस्थानों में लागू हो गई 2020 में। और उसके परिणाम आप देखेंगे। अभी इसी साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने 5 साल पूरा किए, लगने के 5 साल पूरा हुए। तो अब आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि इन पाठ्यक्रमों का या इस पाठ्यक्रम से जो बच्चे शिक्षित हुए हैं उनमें अलग से प्रतिभा और गुणवत्ता यानी कि जो कंपनियों का जो मानक है या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अभी जो बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं वो फिट रहेंगे। काफ़ी कुछ जो मानक, जो गुणवत्ता हमारे इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है वैश्विक स्तर पे, वो होगा उनमें। अब 2017 में आपके कॉलेज की शुरुआत हुई, स्थापना लगभग हुई, और पिछले 8 वर्षों से लगातार ये कॉलेज संचालित हो रहा है। तो आपके कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई की फैसिलिटीज़ है? हमारे IIIT भागलपुर इंजीनियरिंग ख़ास तौर से स्नातक स्तर पे, जिसे हम बीटेक कहते हैं, उसमें 4 डिसिप्लिन्स में बच्चे आते हैं। एक तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तीसरा एक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, और चौथा एक मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच है। और कुल मिला के इन चारों ब्रांच में हम करीब 350 बच्चे हर साल प्रवेश करते हैं, और पूरे संस्थान में करीब 1200 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। हालांकि अभी संस्थान हमारा नया है, तो संख्या भी हमने उतनी ही रखी है जितनी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका और विस्तार किया जाएगा। और अभी कुछ छात्रावास की संख्या कम है, जिसकी वजह से हम लोग अभी विस्तार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो आवश्यक क्लासरूम हैं, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज़ हैं, खेलने की सुविधा, मेस, कैंटीन और बाकी सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध हमारे नए प्रांगण में उपलब्ध है। ये 4 फैसिलिटीज़ में आपने चर्चा की कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, यही एक ऐसा चीज़ है जो कि कहते हैं कि इंजीनियर को जॉब बहुत दिलाता है, इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब दिलाता है। आप अभी कुछ कंप्यूटिंग एक नई विधा है जो देश के अच्छे अच्छे संस्थानों ने पहले शुरू किया था, और अब ज़्यादातर संस्थाओं ने ये पढ़ाना शुरू किया है। ये एक तरह से मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का एक मिश्रण है, जिसमें
जो हमें ये अवसर देता है कि हम डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। एआई जिसे कहा जाता है, जिसे कृत्रिम ज्ञान कहते हैं, उन चीज़ों का अच्छा अवसर देता है, उन चीज़ों को सीखने का अच्छा अवसर देता है। क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम है या इवन नॉन इंजीनियरिंग सिस्टम है, अगर उसकी समझ आपको पहले शुरुआती तौर पे करनी है तो अच्छा है कि हम उसका एक मॉडल की स्टडी करके समझते हैं, न कि उसको हम बनाना शुरू करें। तो इस तरह से ये जो डेटा एनालिटिक्स है वो एक तरह से किसी भी रिस्क को कम करता है। हाँ, उसके रिस्क को भी कम करता है। उसमें जो मैन पावर लगती है, जो मनी लगती है, उन सब चीज़ों पर कंट्रोल रहता है। उनको भी काफ़ी कंट्रोल करता है। तो आपके कॉलेज पिछले 8 साल से, जो 7 साल से रन कर रहा है यहाँ पर, तो कौन कौन सी कंपनियाँ और कितना LPA दे पाई है अभी तक? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो जो भी डिसिप्लिन चल रहे हैं वो सब ज़्यादातर सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से संबंधित ही डिसिप्लिन है, और उसी में मैक्सिमम सीटें हैं कॉलेज में। उन्हीं में ज़्यादा सीटें हैं, और स्वाभाविक रूप से बाकी दूसरे डिसिप्लिन भी हैं वो उन्हीं से मिलते जुलते डिसिप्लिन हैं। तो उन बच्चों का भी स्कोप इन्हीं क्षेत्रों में ही है। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ एक तो बहुत ही सीमित संख्या में बच्चे आते हैं, देश के हर कोने से आते हैं, और भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा जिसको हम कहते हैं JEE मेन, उसके माध्यम से पूरे देश के जितने भी IITs हैं, NITs हैं, IIITs और भी भारत सरकार के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनका प्रवेश होता है। तो इस तरह से ये बच्चे बहुत अच्छे जिन्होंने स्कूल में किया है और JEE मेन एग्ज़ाम में अच्छा किया है, वही इस संस्थान में आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब वो यहाँ 4 साल कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो वो कुल मिला के बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं इस क्षेत्र का, और उसी का फ़ायदा उनको प्लेसमेंट में होता है। और हमारे यहाँ का प्लेसमेंट आप मान के चलें कि जो एक एवरेज पैकेज है वो कम से कम 12 से 14 लाख सालाने का है, और जो हाईएस्ट है वो तो 84 लाख से लेके 85 लाख से लेके 40-50 लाख। अभी कल ही एक लड़की है जिसका प्लेसमेंट 48 लाख का पैकेज पे हुआ है। तो कितने बच्चे हो जाते हैं प्लेसमेंट सेलेक्ट? यहाँ पर प्लेसमेंट कितने बच्चों का होता होगा एक सेशन में? प्लेसमेंट आप मान के चलें कि जो भी बच्चे, क्योंकि हर कंपनियों के अपने मापदंड हैं, उनको कुछ CGPA के टर्म्स में आवश्यकता होती है कि जो बच्चे इस CGPA के ऊपर हैं हम उन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो ज़्यादातर के CGPA 7, 7.5 ये रहते हैं रिक्वायरमेंट, या 6 CGPA की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो भी बच्चे इस CGPA के ऊपर होते हैं, मैंने देखा है कि सब ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सिटी टाइम्स को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे संस्थान में आए और हमारे संस्थान के बारे में इतनी जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको जानने की कोशिश की। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे प्रोफेसर मधुसूदन सिंह, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर के डायरेक्टर हैं, और ये दूसरे डायरेक्टर हैं। 8 वर्षों के सफ़र में संतोषप्रद अपने कॉलेज के विषय में बताया है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो हम वहाँ मुझे फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।